नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, सीएम धामी ने कहा। आज के दिन वर्तमान और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को लेकर लेना होगा संकल्प। पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण और हिमालय के संरक्षण के लिए करेंगे कार्य। प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल दिवस मनाने का लिया निर्णय। बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक एक सप्ताह में चलेंगे विभिन्न कार्यक्रम। इसके लिए बनाई गई समिति हिमालय बचाने को लेकर कर रहे कार्य। हिमाचल बचेगा तो पूरे संसार को हिमालय से बचने का मिलेगा रास्ता। का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पूरे देश और दुनिया के लिए ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार एक सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन जमीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ष भर हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए हमने एक समिति भी बनाई है, वो समिति भी काम करेगी। हम हिमालय बचाएंगे, हिमालय बचेगा तो निश्चित रूप से पूरे संसार को जो है कहीं न कहीं हिमालय के बसने से सबके बसने का रास्ता निकलेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हिमालय दिवस के अवसर पर लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों और अग्निवीर रंग रूटों ने भी भागीदारी की। मंत्री जोशी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय हमारे अस्तित्व, संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि करोड़ों की लोगों की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां न केवल भारत बल्कि विश्व की एक बड़ी आबादी को जीवनदायिनी जल उपलब्ध कराती है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाएं और वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन का रूप दें। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही हिमालय की सुंदरता, जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन पहुंचकर आगामी 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह के कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए और इसकी गरिमा और भव्यता का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के बाद मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान समारोह और शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानी छूट गए थे। इन बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने के लिए दूसरे चरण की शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर शहीद परिवारों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय है कि सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले छूटे हुए बलिदानियों के आंगन की मिट्टी भी सैन्य धाम लाकर सम्मिलित की जाएगी। ये कदम शहीदों और उनके परिजनों के सम्मान में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और 5 तारीख को एक सैन्य सम्मान समारोह, जब पूर्व में हमने शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो कुछ करीब 39 शहीदों के परिवार उनके एड्रेस न होने के कारण, एड्रेस चेंज होने के कारण उस समय हम मिल नहीं पाते। अभी हमने उनको चिन्हित कर लिया है
और उसके बाद 32 परिवार और शहीद हुए हैं। 32 हमारे जवान देश की सीमा पर शहीद हुए हैं। उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए 71 लोगों को 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ताम्रपत्र वहां पर दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद जो सैन्य धाम भव्य बनकर तैयार हो गया है, उसके बाद वो सैन्य धाम उत्तराखंड के वीरों को, वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को स्वागत करेंगे। उसकी तैयारियों की मैंने समीक्षा की है और एक बार फिर मैं कहा कि अपने कर्मभूमि को नमन करता हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया। तहसील सभागार घनसाली में विधायक शक्तिलाल शाह और डीएम टेहरी नीतिका खंडेलवाल की उपस्थिति में दैवीय आपदा के प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर विधायक ने डीएम टेहरी का आभार व्यक्त करते हुए थारती, सरुना, बडग्यार, कोड़ा के ग्रामीणों के विस्थापन को लेकर आवश्यक कर स्थिति स्पष्ट की मांग की, जिस पर डीएम ने जियो लॉजिस्टिक और राजस्व की टीम को 15 दिन के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। क्षेत्रीय विधायक ने अवगत कराया कि स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को पीएचसी से सीएचसी में चित्रित किए जाने का शासनादेश जल्द होगा। अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी कार्य हो रहा है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पिलखी और बिलेश्वर में दिसंबर तक विशेषज्ञ डॉक्टर दिए जाने की बात कही है। और इसके साथ ही डीएम नीतिका खंडेलवाल ने कहा है कि शासन के निर्देशन में जनपद की क्षतिग्रस्त सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए सभी डिवीजनों द्वारा सड़कों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की समस्याएं ज्वलंत है। आपदा क्षति के प्रस्ताव पर 72 घंटे के अंदर मुआवजा दिए जाने के लिए प्राथमिकता पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा क्षति के तत्काल कार्रवाई किए जाने वाले प्रकरणों पर प्राथमिकता पर कार्य किया जाएगा। इस बार काफी वर्षा हुई है और आपदा में भी काफी क्षतियां हुई हैं। उसको देखते हुए यहाँ पे लोगों में काफी परेशानियां भी हैं, लोगों को काफी जनमानस को काफी हानि भी हुई है। मेजरली जो इशू है वो ज्यादातर है रोड्स का, कनेक्टिविटी का मेजर इशू है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि दोरस जो हमारे क्षेत्र है, ये वाली है, पिंसवाड़ है, बुद्धू है, इनकी रोड अभी भी काफी डैमेज है। और लोगों का ये मुख्य उनकी वजह समस्या यही कि रोड को ठीक से रिस्टोर किया जाए। अब जैसे कि बरसात खत्म हो गई है तो डिपार्टमेंट्स को बोला गया है और इसकी खुद भी हम लोग समीक्षा करेंगे कि रोड्स हम रिस्टोरेशन जल्दी करा पाए। दूसरा मुख्य मुद्दा है विद्यालयों को लेकर, क्योंकि विद्यालय भी हमारे काफी खराब हालत में और काफी क्षतिग्रस्त कंडीशन में है, तो भी हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। मैंने 13 तारीख को एक बैठक एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपने जिले में रखी। ये सभी ब्लॉकों से काफी समस्या विद्यालयों की आ रही है, तो हम लोग छात्र संख्या को देखते हुए जो जो प्रायोरिटी पे टेकअप कर सकते हैं वो देखेंगे। कोडाकिनार क्षेत्र है, गेवड़ी क्षेत्र है, आपका बडियारपुरा था, थारती था और भी कहीं गाँव थे और कहीं निजी मकान थे, कुछ विषय थे। सारे विषय पर डीएम साहब ने और समस्त विभाग अध्यक्षों ने हमने चर्चा की है और उनके समाधान के लिए हम लोगों ने सबके मिलकर के प्रयास किया। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे।
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोली ढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें जिला अधिकारी सविन बंसल ने डे केयर सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर में परखी व्यवस्थाएं, अपने डे केयर सेंटर बनेंगे सुरक्षित और आधुनिक। अधिकारियों से बच्चों की देखभाल और पोषण व्यवस्था के लिए जानकारी। सेंटर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला योजना से बजट की दी स्वीकृति। साफ सफाई और सुरक्षा पर दे विशेष ध्यान। सेंटर में स्टाफ बढ़ाने को लेकर निदेशक बाल विकास विभाग के पत्राचार करने को कहा। सुरक्षित देखभाल और खेल एक्टिविटीज संघ नौनिहालों को शिक्षा से जोड़ना हमारा उद्देश्य। डीएम ने कहा, नौनिहालों को सुरक्षित और शिक्षा का माहौल देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध। इज काइंड ऑफ क्रैश ओनली। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और उसको यहाँ पे खाना भी मिलेगा, उसको प्लेफुल एक्टिविटीज में एंगेज भी किया जाएगा। 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को, वही एज ग्रुप है जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रिस्क्राइब्ड है। और यहाँ पे जब जितने भी घंटे वो रहे तो उसको ये लगे कि ही इज लर्निंग समथिंग। ही शुड नॉट बॉदर अबाउट हिज पेरेंट्स। तो उसको पेरेंट्स की इस दौरान याद ना आए और ही शुडंट फील एंग्शियस अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो उसका ऐसा यहाँ पे एक्टिविटीज़ में ध्यान लग जाना चाहिए प्रोडक्टिवली, कि वो सीखे भी और इस दौरान वो सुरक्षित भी रहे। जिला पंचायत पिथौरागढ़ की उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार थल पहुंची दीपिका चुफाल का कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय जनता और ग्रामीण महिलाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान दीपिका चुफाल ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और आभार जताया। इस मौके पर ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं से जुड़े ज्ञापन जिला पंचायत उपाध्यक्षा को सौंपा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन मानस तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। जिला पंचायत बनने के बाद आज ये प्रथम दौरा मेरा मुआनी और थल है। तो जिला पंचायत के अंतर्गत जो भी योजनाएं होंगे विकास की, वो इस क्षेत्र में पूर्ण की जाए।
हरिद्वार के रतनपुर गांव में ग्राम प्रधान मीर आजम ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। ग्राम प्रधान ने खुद की सैकड़ों बीघा भूमि बाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क परियोजना को दी है। वहीं बाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क से महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने जानकारी दी है कि ग्राम प्रधान मीर आजम ने ग्राम प्रधान विकास सैनी समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में अपनी सैकड़ों बीघा जमीन का सहमति पत्र सौंपते हुए औद्योगिक विकास की राह आसान कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड औद्योगिक विकास नीति 2023 के तहत हरिद्वार जिले में सिडकुल की तर्ज पर दूसरी बड़ी औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। इस परियोजना के दूसरे चरण में 1731 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कवायद जारी है। वहीं मिर्जापुर मुस्तफाबाद में आयोजित विशेष बैठक के दौरान ग्राम प्रधान मीर आजम ने अपने गांव में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए पूरी तरह समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा है कि इस परियोजना से न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की नई सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिडकुल हरिद्वार ने हजारों परिवारों को रोजगार का अवसर दिया, ठीक उसी तरह ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी युवाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। ग्राम प्रधान मीर आजम जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उनकी भूमिका सराहनीय है और उन्होंने सर्वप्रथम सैकड़ों बीघा के साथ हमें जमीन सौंपा है और भी अन्य का भी जमीन उन्होंने भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही हम इसको अचीव करेंगे। कुछ अवेयरनेस के लिए हमें एक पलायन नीति है, गवर्नमेंट की पलायन नीति के कारण हमें ग्राम में अवेयरनेस भी देनी है, कैसे बचा जा सके, भूस्वामी कैसे यहाँ पर रुक सकते हैं। जो काफी विकास होगा, जिसमें नदी का बांध बंधेगा, नदी का जो पानी से दिक्कत हो गाँव को वो दिक्कत हटेगी गाँव की भी, तो फैक्ट्री आओगी तो रोजगार भी बढ़ेगा जी। क्या जमीन तो इस टाइम वो बिल्कुल जल भरा होगी जमीन है जी। 4-5 बार तो नदी भी आ ली, तो बांध बंधने के बाद ही काम की हो सके। उससे पहले तो उसमें असंभव हो कुछ भी काम होगा। जमीन दे रहे उसमें 7 जगह जमीन है, काफी जमीन है जो नदी पूरी दे रही, रोजगार मिलेगा जी। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इंद्रलोक आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग रिक्त भवनों की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आरक्षित श्रेणी के भवनों के लिए आवेदन करने का ये अंतिम अवसर है। दिनांक 4 नवंबर 1999 के अनुसार आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग के रिक्त भवनों को अलोकप्रिय घोषित मानते हुए योजना के रिक्त भवनों की बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 18 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों से प्राप्त आवेदन को आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना ज्वालापुर हरिद्वार के रिक्त भूखंडों की बिक्री हेतु निविदा सह नीलामी व पंजीकरण के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण मायापुर इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 1 ग्रुप हाउसिंग निकट पेंटागन मॉल व चिन्मय डिग्री कॉलेज BHEL हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 22 1558 220800। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7500165555। मोबाइल नंबर 01334 299 006। वेबसाइट www.onlinehrda.com। निवेदक अंशुल सिंह उपाध्यक्ष, मनीष कुमार सिंह सचिव, शेफाली गुप्ता मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटकों की गलती का खामियाजा भुगत रहे कॉमर्शियल दोपहिया वाहन मालिकों के सब्र का बांध टूट गया है। मालिकों ने साफ कर दिया है कि वह पर्यटकों के ट्रैफिक नियम तोड़ने की गलती का जुर्माना चालान के रूप में बिल्कुल नहीं भुगतेंगे। इस संबंध में कॉमर्शियल दोपहिया वाहन किराए पर देने वाले वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय पहुंचे। मालिकों ने एआरटीओ के माध्यम से देहरादून आरटीओ को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मालिकों ने कहा कि पर्यटकों की गलती की जिम्मेदारी वाहन मालिकों पर न डाली जाए। यदि पर्यटक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो मौके पर ही चालान कर जुर्माना वसूल किया जाए। एएनपीआर कैमरे से यदि चालान होता है तो चालान का मैसेज तत्काल वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जाए। यदि पर्यटक मौके पर चालान का जुर्माना नहीं भरता है तो पर्यटक के ड्राइविंग लाइसेंस को प्रशासन जब्त करे। इसके अलावा प्राइवेट दोपहिया वाहनों के कॉमर्शियल उपयोग पर रोक लगाई जाए। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से संचालित हो रहे प्राइवेट वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया है कि प्राइवेट वाहनों के कॉमर्शियल उपयोग पर जल्द कार्रवाई होगी। अन्य मांगों के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। हमारे सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं रखी हैं। इनकी पहली समस्या यह है कि जो रैपिडो पोर्टल है जिससे ऑनलाइन गाड़ियां चलाई जा रही हैं, उसमें कई गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल भी चलाए जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार उस पोर्टल पर केवल जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, ठेका गाड़ी, जो टैक्सी गाड़ी है, वही चलाई जा सकती है। तो इस समस्या के लिए हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और जितने भी वाहन इस तरीके से अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग। पचवादुर में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद भी खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। डाकपत्थर बैराज डैम से लगते हुए दर्जनों वाहनों को रोजाना अवैध खनन करते हुए देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग भी परेशान हैं। डाकपत्थर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसके चलते कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई है। विकासनगर कोतवाली एसएसआई अशोक कुमार ने बताया है कि पुलिस को अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन की सामग्री के साथ पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली डाकपत्थर के पास यमुना नदी में घुसे हैं खनन करने के लिए, तो उसी सूचना पे हम लोग फोर्स के साथ आए थे और हमने इसमें कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन की सामग्री के साथ पकड़ा है। तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। भंडारण के लिए हम लोग भी चेक कर रहे हैं और हमने खनन विभाग को भी रिपोर्ट भेज दी है, तो वो भी अपने स्तर से जांच करके कि ये वैध है या अवैध है, उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाई होगी है और उसकी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए अल्मोड़ा पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा के नशे के खिलाफ कड़क एक्शन से तस्करों का जेल जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष दनिया दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अल्मोड़ा दनिया रोड में चेकिंग के दौरान गरुड़ाबाज में चाय बागान के पास एक युवक गणेश सिंह बोरा को रोका। तलाशी लेने पर तस्कर के कब्जे से 2.25 लाख कीमत की 737 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। चरस बरामद होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए थाना दनिया में एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर पंजीकृत कर अवैधानिक कार्रवाई की। पूछताछ में पता चला कि तस्कर चरस हरियाणा से ले जाकर बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने तस्कर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरिद्वार पुलिस ने 36 घंटे के भीतर एक बड़े अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाई है। मामला रुड़की के थाना पिरान कलगे क्षेत्र का है, जहां होटल संचालक नसीर के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी कर 36 घंटे के भीतर अपहरण की गुत्थी सुलझा दी। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान सामने आया है कि पिछले साल 7 साल से होटल संचालक के घर में किराए पर रह रहे टेलर ने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल देखकर अपहरण करने और पुलिस से बचने का तरीका सीखा और फिर मोटी रकम हाथ लगने की उम्मीद में होटल संचालक के बेटे का अपहरण कर लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने होटल संचालक के बेटे को अपनी दुकान पर बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस ने इस मामले में घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में अमजद और फरमान शामिल है, जो हरिद्वार के रहने वाले हैं। एसएसपी ने इस बड़ी सफलता पर पुलिस
के पास आके नशीर नामक एक व्यक्ति ने, जो होटल व्यवसायी भी है, पुलिस को यह अवगत कराया था कि उनका पुत्र अनवर जो घर से लगातार गायब चल रहा है और उसी के फोन से अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती होते हुए डिमांड की जा रही है। तत्काल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उच्च अधिकारियों और मेरे भी संज्ञान में लाया गया। तत्काल अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए और अपहृत युवक को छुड़ाने के लिए टीमों का गठन किया गया। और क्योंकि अपहरणकर्ता लगातार फोनों की लोकेशन चेंज कर रहे थे फोन की और उसको स्विच ऑफ भी कर दे रहे थे, इसलिए इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनके फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्ति इसमें नजर आए, जिनके द्वारा लास्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।